हेलो बच्चा पार्टी। वंस अगेन वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। तो बच्चों, अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर्स, टाइप ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स एंड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। जैसा कि मैंने कहा है कि हम एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और जेई एडवांस तक। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, मैं हर एक क्वेश्चन जेई एडवांस तक के सारे क्वेश्चंस में कराऊंगा। मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, मैं हर एक क्वेश्चन करूँगा। धीरे 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 करके सब कुछ कंप्लीट होगा, एक भी टॉपिक छूटने वाला नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर आपको जेई एडवांस तक पहुँचना है तो उसके लिए आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में बस हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। कहाँ से? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स से। हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ चुके हैं, तो अब हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन। इफ वेक्टर p is equal to 3i plus 4j plus 12k, then find magnitude and direction cosine of p। देखो, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैंने क्या कहा है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम। मतलब कि सबसे पहले आसान क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को पॉज करो और खुद से क्वेश्चन करो। खैर, आपके सामने इसका सॉल्यूशन दिख रहा है, लेकिन ऑनेस्टी से देखो, इंसान वही लाइफ में आगे बढ़ पाता है जो खुद के साथ ऑनेस्ट होता है। ठीक है, तो ऑनेस्टी से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो ये क्वेश्चन आपने कर लिया, चलो मैं करता हूँ अब। क्या यहाँ पे मैग्नीट्यूड फाइंड करना है? तो मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये रूट अंडर पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे इस चीज़ के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में बताया है, तो जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा है जाके पहले देख लें। नॉलेज वर्ल्ड वेक्टर्स, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, आप सर्च करें, आपको वो मिल जाएगा। वो लेक्चर देख लें, ऑलमोस्ट 22 मिनट्स के आसपास का वो लेक्चर है। तो वो लेक्चर देख लें, उसके बाद ये इस लेक्चर में आप देखें, ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि 3i j, ये 4j है और 12k है। तो यहाँ पे i j k का मतलब क्या है? देखो, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। मैंने क्या कहा था, ये अगर ऐसे हम फॉर्म करें तो ये हमारा x है, ये हमारा y है और यहाँ पे ये z है। तो यहाँ पे एक्स वाई ये तो प्लेन दिख रहा है। जैसे कि यहाँ पे आपको, अगर आपके पास एक बुक है तो आप बुक या फिर सिंबल देखो, आप अगर फ़ोन में देख रहे हैं या फिर लैपी में देख रहे हैं, ये लेक्चर अगर आप फ़ोन में देख रहे हैं या फिर लैपी में देख रहे हैं तो सिंपल समझो। अगर आप फ़ोन में देख रहे हैं तो फ़ोन का कुछ ये वाला लेंथ तो है ना, ये लेंथ है, ये कुछ हाइट भी है इसका, कुछ हाइट भी है इसका। तो ये x हो गया और ये y हो गया, और z इसका कुछ विड्थ भी तो है फ़ोन का। देखो, यहाँ पे प्लेन और पेपर पे ये वाला पार्ट हम ड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन आप फ़ोन का विड्थ तो भी तो देखो, है कुछ विड्थ, तो वो हो गया z। अब किसी एक एंड से आप देखो कि उसके पास x में भी कुछ है, x है, y में भी कुछ है, और उसका विड्थ अंदर की तरफ, अगर आप सामने है, ऑब्वियसली आप लेक्चर सामने से देख रहे हैं, तो अंदर की तरफ, पीछे की तरफ एक तो है ना विड्थ उसका, तो वो z है। तो एक पॉइंट पे वो परपेंडिकुलर होगा। तो इसी z को दिखाने के लिए, यानी कि x y और z एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर्स हैं, तो इसी z को दिखाने के लिए हमने क्या किया है, ये इस डायरेक्शन में, क्योंकि प्लेन और पेपर पे हम इसे ड्रॉ नहीं कर सकते, तो ऐसे हम इसे ड्रॉ करते हैं। ये तरीका है। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करें? तो x y और z ये गिवन है, तो हम पी एक्स स्क्वायर, क्योंकि p है तो x में पी एक्स ले लेते हैं, y में पी वाई ले लेते हैं, और z में पी जेड ले लेते हैं। डायरेक्शन आई जे के बारे में मैं क्या बताया था कि x डायरेक्शन में एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। जे के बारे में मैं क्या बताया था कि वाई डायरेक्शन में एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जे है। और के बारे में मैं क्या बताया था, सॉरी, जे के बारे में थोड़ा उल्टा हो गया। जे में क्या बताया था मैंने कि एक्स वाई डायरेक्शन में एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। और के बारे में मैंने क्या बताया था कि जेड डायरेक्शन में एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो ये नॉर्मली डायरेक्शन दिखाने के लिए, आई जे के डायरेक्शन दिखाने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो फिक्स है इसका, मैग्नीट्यूड 1 है इसका। ओके, तो मैग्नीट्यूड ऑफ पी इस वेक्टर पी का,
रूट अंडर पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर। तो यहाँ से 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला कहाँ से आया? तो सिंपल है, अगर ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये फाइंड करना है हमें, ये फाइंड करना है आर, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ठीक है। तो आर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये रिजल्टेंट भी तो होता है ना, यहाँ पे वेक्टर्स में ये रिजल्टेंट भी होता है। तो इसी तरह सिंपल उसी तरह समझो इस चीज़ को, पी का वैल्यू फाइंड करने के लिए अब यहाँ पे आई जे के मैंने शुरुआत में बताया था कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो सिंपल 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, तो रूट अंडर 169 यानी कि 13। ओके, डायरेक्शन कोसाइन के बारे में मैं बता चुका हूँ कि डायरेक्शन कॉस वाला एंगल एक्स में, वाई में और जेड में। तो एक्स में ले लेते हैं, यानी कि जो हमारा वेक्टर पी है उसका एक्स के साथ एंगल है अल्फा, वाई के साथ एंगल है बीटा और जेड एक्सिस के साथ एंगल है गामा। तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू पी एक्स बाई पी, यानी कि 3/13। पी एक्स कितना है 3 और पी है 13, तो 3/13। कॉस बीटा है, यानी कि वाई एक्सिस के साथ एंगल हमारा बीटा है, तो यहाँ पे 4/13, 4/13 कॉस बीटा इज इक्वल टू कोसाइन। तो यही है, नाम से पता चल रहा है कोसाइन है ये, ठीक है, कॉस वाला एंगल। और कॉस गामा पी जेड बाई पी, यानी कि 12/13। चलो आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को अपने आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चंस आसान है, बिल्कुल आसान है। मैंने क्या कहा है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो पहले बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम थोड़ा हायर लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। तो फाइंड द एंगल मेड बाय आई प्लस जे। एक वेक्टर है हमारा आई प्लस जे वेक्टर्स फ्रॉम एक्स एंड वाई एक्सिसेज रिस्पेक्टिवली, यानी कि आई प्लस जे एक वेक्टर है जो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है और वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो सबसे पहले इस वेक्टर का आई प्लस जे जो वेक्टर है इसका हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा। तो अगर वेक्टर ए है तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो ये आई जे तो है ही ना, यानी कि परपेंडिकुलर तो है ही, तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, एक्स में कितना है 1 और वाई में कितना है 1, तो रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट अंडर 2। अब कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए एक्स बाई ए, यानी कि 1/√2। कॉस बीटा इज इक्वल टू ए वाई बाई ए, यानी कि 1/√2। अब यहाँ से अल्फा कितना हो जाएगा, कॉस का वैल्यू 1/√2 कितना होता है जब एंगल होता है, यानी कि अल्फा का वैल्यू होगा 45 डिग्री। तो ये हो गया। और कॉस का वैल्यू 1/√2 बीटा में कब हो गया, फिर वही 45 डिग्री, यानी कि अल्फा का भी एंगल, अल्फा का भी वैल्यू हो गया 45 डिग्री और बीटा का भी वैल्यू हो गया 45 डिग्री, यानी कि आई प्लस जे एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है 45 डिग्री और वाई एक्सिस के साथ भी बना रहा है 45 डिग्री। चलो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था। नेक्स्ट, फाइंड द एंगल मेड बाय ए आई प्लस जे प्लस के वेक्टर फ्रॉम एक्स वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। अब ये क्वेश्चन आप बना चुके हैं, तो ये क्वेश्चन तो आसानी से सिंपल है, आपके लिए बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है कि ए का वेक्टर ए दिया हुआ है, तो मैग्नीट्यूड सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने का तरीका क्या है, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि √3। अब यहाँ से ए का डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे हम, यहाँ से ए एक्स बाई ए, यानी कि ए एक्स में 1 है और ए का वैल्यू है √3, तो 1/√3। तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/√3। अब इसका कोई वैल्यू हमें पता नहीं है तो हम ऐसे ही रहने देंगे, क्या दिक्कत है, हम ऐसे ही रहने देंगे। लेकिन अगर वैल्यू पता रहता तो हम वैल्यू के फॉर्म में लिखते, कॉस बीटा इज इक्वल टू ए वाई बाई ए, यानी कि 1/√3। तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/√3। कॉस गामा इज इक्वल टू ए जेड बाई ए, और ए जेड का वैल्यू है 1 और ए का वैल्यू है √3, तो गामा का भी वैल्यू हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/√3। सिंपल था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल आज हम बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस कर रहे हैं। देखो, कभी भी हमें आगे बढ़ना है तो
हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आगे बढ़ने का तरीका यही होता है कि अगर हमें आगे जाना है तो हम क्या करेंगे? जैसे कि एक घर बनता है, ये सब लोग बोलते हैं, मैं भी बोल रहा हूँ। सब लोग बोलते हैं कि अगर घर बनाना है तो एक-एक ईंट जोड़ के बनाते हैं। तो सेम चीज़ तो यहाँ पे है ना पढ़ाई में, कि अगर हमें आगे जाना है तो पहले हमें बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और उसके लिए हम एक-एक क्वेश्चंस करेंगे पहले। सिंपल क्वेश्चंस करेंगे और फिर सिंपल क्वेश्चंस के सहारे हम आगे बढ़ेंगे। देखो, अब पढ़ाई इस ढंग से भी नहीं हो सकता कि सिर्फ सिंपल क्वेश्चंस करेंगे और ये भी नहीं हो सकता कि सिर्फ हम हायर लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, तो हायर लेवल का सबको समझ नहीं आता। कुछ लोग होते हैं समझ जाते हैं, लेकिन हम बात करते हैं मेजॉरिटी की। 70 टू 80% 80% लोगों को समझ नहीं आता हायर लेवल का चीज, हायर लेवल में जो भी हम पढ़ते हैं। तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा? उसके लिए पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो भी मैं करा रहा हूँ क्लास में, वो सारे क्वेश्चंस करो। अब इतनी देर में मैं ये समझा रहा था आपको, तो इतने देर में आप क्या करते कि क्वेश्चन जो सामने आपके दिख रहा है, क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन सॉल्व करो। तो क्या करना है ना, बिल्कुल हायर करना है, एकदम से स्टार्ट हायर लेवल पे नहीं करना है और ना ही एकदम बेसिक में फंस के रह जाना है। तो आपको हर एक आपको कंटेंट इतना तगड़ा होने वाला है कि हर एक क्वेश्चन अगर एक-एक मेरा लेक्चर आप देख चुके हैं, हर एक क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आपका जेईई एडवांस पक्का है। हर जगह अच्छा पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं हर एक क्वेश्चन कराऊँगा, इवन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, लेकिन उस तरीके से, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं स्टार्ट किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही। वहाँ से देखो, आईआईटी वो लोग कंप्लीट करते हैं जिनका पहले से पढ़ा हुआ होता है। आपने पहले से पढ़ा नहीं है ढंग से, तो आपको पहले बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा और फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। सीधे क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराना कोई तरीका नहीं है कि आप क्रैक कर ही जाएंगे। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में 1-2 लोगों से होता है, बाकी नहीं होता है। मतलब कि आपको करना क्या है, बेसिक से स्टार्ट करना है और फिर आपको आगे बढ़ना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलो बातें बहुत कर चुके हैं हम, थोड़ा क्वेश्चन भी कर लेते हैं। सिर्फ बातें नहीं करनी है, हमें सीखना है। देखो, जो चीज़ें हो रही हैं हमारे आसपास, उससे हमें सीखना पड़ेगा। A force of 4 Newton is inclined at an angle of 60 डिग्री from the vertical। एक फोर्स है 4 न्यूटन का, वो इंक्लाइंड है कितने पे? 60 डिग्री एंगल। फाइंड आउट इट्स कंपोनेंट्स along horizontal and vertical direction। एक फोर्स है जो वर्टिकल के साथ इसका एंगल है 60 डिग्री। तो हमें उसका वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड करना है। तो क्या है यहाँ पे? वेक्टर 4 है, तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ए वाई 4 कॉस 60 डिग्री, 4 कॉस 60 डिग्री, 4 इंटू कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। मैंने पहले ही बताया है कि जो एंगल होगा, एंगल के साथ वाला जो डायरेक्शन होगा वो कॉस होगा और इसके जो साथ वाला होगा उसके परपेंडिकुलर साइन वाला होगा। इस ऐसे मत समझ लेना कि इसके परपेंडिकुलर, वेक्टर के परपेंडिकुलर, ऐसा नहीं होता है। जो साथ वाला होगा उसके परपेंडिकुलर साइन होगा। तो यहाँ पे 4 इंटू 1/2 2 न्यूटन, ए वाई 2 न्यूटन और ए एक समय फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? 4 इंटू साइन 60 डिग्री, सिंपल करेंगे। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2, यानी कि 4 इंटू √3/2। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2√3। और इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है। देखो, ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। ऑब्वियसली ये एंगल 90 डिग्री है, तो 30 डिग्री। तो यहाँ से अब 30, ये अगर 30 है तो 30 के साथ वाला कॉस होगा, तो 4 कॉस 30 डिग्री कर लेंगे हम, 4 कॉस 30 डिग्री। तो 4 इंटू √3/2 2√3, यानी कि दोनों जगह से आंसर हमारा सेम आ रहा है। आंसर ऑब्वियसली न्यूटन होगा उसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A force is inclined at angle 60 degree from the horizontal. If the horizontal component of the force is 40 Newton, calculate the vertical component। फिर वैसा ही कुछ क्वेश्चन है। तो अब ये क्वेश्चन आसानी से आप कर लेंगे। ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। अब ए एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 40 इज इक्वल टू ए कॉस 60 डिग्री। तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? कॉस 60 1/2, तो ए का वैल्यू हो जाएगा 80 न्यूटन। ए वाई क्या हो जाएगा? 80 इंटू साइन 60, तो 3/2 40√3। ए वाई हो गया, ए एक्स तो पहले से दिया हुआ है 40√3 और हमारा ए का वैल्यू हो जाएगा 80 न्यूटन। ओके, अब क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिटरमाइन दैट वेक्टर विच when added to the resultant of this
यानी कि वेक्टर p एंड q गिव्स अ यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस। यानी कि एक वेक्टर है हमारे पास, मुझे पता नहीं है वेक्टर के बारे में, क्वेश्चन को पहले समझो, ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं है लेकिन बस समझने का, ये क्वेश्चन समझने का। तो एक क्या करना है हमें, एक वेक्टर है p, दूसरा q, और एक अननोन वेक्टर हमारे लिए, उसको जब हम ऐड करेंगे, डिटरमाइन दैट वेक्टर विच व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ, पहले इसका हम रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, p और q का रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, और फिर रिजल्टेंट से हम एक अननोन वेक्टर को ऐड करेंगे, तो हमारा वैल्यू कितना आएगा, वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू क्या है कि यूनिट वेक्टर एलोंग एक्स एक्सिस। यानी कि अब यूनिट वेक्टर एलोंग एक्स एक्सिस मतलब क्या हो गया, आई हो गया, यही होता है ना, एक्स एक्सिस एक्सिस के एलोंग यूनिट वेक्टर, यानी कि आई हो गया। आई मतलब कि डायरेक्शन 1, और आई क्या दिखाता है, यूनिट वेक्टर इन एलोंग एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो सकता है वो पहले देख लेते हैं। अगर कोई वेक्टर ए है, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ये देख लो, ये लिखो अपने कॉपी में, लिखो लिखो, इधर उधर देखने से काम नहीं चलेगा, गर्लफ्रेंड का मैसेज का रिप्लाई करने से काम नहीं चलेगा, ठीक है, वो भी करो, मैं इसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पहले पढ़ लो उसके बाद कर लेना। चलो, वेक्टर बी है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। वेक्टर सी है सी एक्स आई प्लस सी वाई जे प्लस सी जेड के। तो अगर हम वेक्टर को ऐड करना है तो क्या करेंगे, हम पहले ए एक्स आई प्लस बी एक्स, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स आई, फिर ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई जे, और फिर तीसरा है ए जेड प्लस बी जेड प्लस सी जेड के। सिंपल है, इस ढंग से हमें वेक्टर को ऐड करना है। यानी कि क्या, फिर से एक बार बोल देता हूँ, एक्स वाले को एक साथ आई में, वाई वालों के साथ, वाई वाले को एक साथ, और जेड वाले को एक साथ, ठीक है। अब हम लेते हैं कि अगर जो रिजल्टेंट आया हमारा ए प्लस बी प्लस सी, वो सिर्फ एक्स वाई प्लेन में नहीं, एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है, यानी कि जेड वाला कंपोनेंट उसका जीरो हो जाएगा, हम ऐसे माने, ठीक है, आप जेड वाले कंपोनेंट के साथ लेके कर सकते हैं, ठीक है, बस थोड़ा आसान हो जाए हमारे लिए, सिंपल हो, सिंपल, आसान नहीं सिंपल, वो भी आसानी है, ये भी आसानी है, लेकिन थोड़ा सिंपल हो जाए, कॉम्प्लेक्स लिखने में कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं। ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, जब एक्स वाई प्लेन में हो सिर्फ तब, तो क्या हो जाएगा, जेड वाला कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, तो हम लिखेंगे नहीं उसको, जीरो को लिखने की क्या जरूरत है जब है ही नहीं वो। तो ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स आई एंड ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई जे। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट ऑफ ए मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट ऑफ ए मैग्नीट्यूड, जो मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स का होल स्क्वायर, ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई का होल स्क्वायर। अभी समझते हो सर कितना बोलते हैं, इधर उधर की बात है, चलो कोई बात नहीं। टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई बाई ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स, ठीक है। अब यहाँ से वेक्टर आर जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे टेन अल्फा, ये अल्फा क्या है, यहाँ पे डायरेक्शन देगा, अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, तो इस ढंग से आपको डायरेक्शन भी मिल जाएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या है, वेक्टर आर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, तो हम डायरेक्ट ऐड करेंगे, 2i प्लस 7j माइनस 10k आई प्लस 2j प्लस 3k। तो यहाँ से 2 प्लस 1 3i, और 7 प्लस 2 9j, और ये क्या हो गया माइनस 10 प्लस 3, तो ये माइनस 7k। तो यानी कि हमारा आर मिल गया, आर मिल गया। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आर प्लस रिक्वायर्ड वेक्टर इज इक्वल टू आई, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड वेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ से हम माइनस कर लेंगे, ठीक है, आई माइनस दिस, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा आई माइनस 3i प्लस 9j माइनस 7k, तो माइनस 2i माइनस 9j प्लस 7k, ये हमारा आई आ जाएगा। सॉरी, रिक्वायर्ड वेक्टर जो है वो फाइंड करना है। चलो, इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, जैसा कि मैंने कहा है कि मैं हर एक क्वेश्चन कराऊंगा जी एडवांस तक के, मैंने सिर्फ कहा नहीं है, देखो आप यूट्यूब पे देखेंगे तो एकदम बेसिक से एडवांस तक के सारे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे एक जगह पे, लेकिन अब आपको सारे क्वेश्चंस बिल्कुल फ्री में, ऑब्वियसली ये फ्री होगा, कोई कॉस्ट नहीं होगा उसके लिए, मैं कोई कॉस्ट नहीं लेने वाला हूँ, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस, और आप देखेंगे धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, ये फ्री होने वाला है आपके लिए, बिल्कुल फ्री, एडवांस तक के सारे क्वेश्चंस, हर एक डाउट, आप कोटा का नोट्स देख लो, कहीं का भी, कहीं का नोट्स देख लो, किसी भी स्पेसिफिक कोचिंग का नोट्स देख लो, सबसे ज़्यादा होने वाला है, सब कोचिंग से ज़्यादा होने वाला है, हर जगह से ज़्यादा होने वाला है,
कोटा हो, पटना हो, कहीं भी हो, आप इंडिया के किसी भी स्टेट में रह रहे हो, हर जगह से ज़्यादा होने वाला है, ठीक है, बिल्कुल फ्री में। अगर कुछ लोग एक सिस्टमेटिक वे में, देखो ऑब्वियसली ये समझ में आता है कि यूट्यूब से हम रिकॉर्डेड लेक्चर से पढ़ाई करना हमारे लिए बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि अगर हमें कोई डाउट आया तो वो चीज़ समझ नहीं हम पूछ नहीं सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं रिकॉर्डेड लेसन से। लेकिन जो कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर सकते हैं उनके लिए क्या है, लाइव ऑनलाइन क्लासेस, हम लाइव ऑनलाइन क्लासेस करा रहे हैं। और ऑब्वियसली ये फ्री नहीं होने वाला है, इसके कुछ चार्ज होगा, लेकिन बहुत कम कि हर एक इंसान, हर एक स्टूडेंट पे कर सकता है। कौन से क्लास के लिए? 9th 10th 11th एंड 12th के लिए ये लाइव क्लासेस होंगी, ठीक है। साथ साथ IIT और मेडिकल तो होगा ही, यहाँ पे जब हम कर रहे हैं तो IIT मेडिकल तो होगा ही। करा कौन रहा है? कुछ फैकल्टीज़ हैं कोटा एंड पटना के, ठीक है, उनका ग्रुप है, ये करा रहे हैं। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, एक व्हाट्सएप नंबर है 6202981656, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करें। और व्हाट्सएप करना क्या है, आपका नाम और आप कौन से क्लास में हैं, बस यही चीज़ व्हाट्सएप करना है। या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं RESHURUPALIAAMAN@gmail.com, इस ईमेल आईडी पे हमें आप मेल कर सकते हैं। तो ये तरीका है, आप ऑनलाइन क्लासेस में ऐड हो सकते हैं। तो बिल्कुल आपका स्वागत है, ऑनलाइन क्लासेस में ऐड होइए। तो आपको एक सिस्टमेटिक वे में डेली लाइव क्लासेस होंगी, डेली, एक दिन भी मिस नहीं होगा, डेली लाइव क्लासेस होंगी। और फिर आप एक वे मिलेगा, एक तरीका मिलेगा, एक पाथ मिलेगा आपको आगे बढ़ने का। ओके, थैंक यू।